स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आपने अभी स्पाइनल कॉर्ड देखा, अब उसके आंतरिक स्ट्रक्चर को देखिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा गया है। तो ये जैसे है, इसको ट्रांसवर्सली काटा गया। तो इसकी आंतरिक संरचना क्या क्या है? जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका जो बाहरी सतह होता है वो श्वेत द्रव्य से और आंतरिक सतह दूसरा द्रव्य से बना होता है, जो ब्रेन के संरचनात्मक रूप का ऑपोजिट है। ब्रेन में बाह्य सतह दूसरा द्रव्य से और आंतरिक सतह श्वेत द्रव्य से बना होता है, जबकि इसमें जो बाहरी सतह है, ये जो सतह है, ये पूरा का पूरा सतह इसमें श्वेत द्रव्य से बना होगा, वाइट मैटर से। ये पूरा सतह, इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा, ये जो भी हिस्सा है, ये पूरा का पूरा वाइट मैटर से बना हुआ है। ये पूरा जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट है, ये बना हुआ है वाइट मैटर से। यानी इसमें पूरे के पूरे, चाहे इसमें ये जो बाहरी सतह है, चाहे इसमें, चाहे इस क्षेत्र में, ये जो बाहरी सतह है, इसमें वाइट मैटर है, वाइट मैटर, श्वेत द्रव्य। और ये जो हिस्सा है मध्य क्षेत्र, इसमें ग्रे मैटर है, इसमें ग्रे मैटर, धूसर द्रव्य है, धूसर द्रव्य। तो एक में श्वेत द्रव्य और एक में धूसर द्रव्य। क्लियर? अब आपको मैंने बताया था कि मेडुला ऑब्लोंगाटा के निचले हिस्से में न्यूरोसिल पाए जाते हैं। वो कंटिन्यूअस रूप में स्पाइनल कॉर्ड के मध्य क्षेत्र से होता हुआ जा रहा है, जिसे आप यहाँ देख पाओगे। और ये जो होता है, इस छिद्रात्मक रूप को मध्य क्षेत्र में न्यूरोसिल कहते हैं। और मेडुला ऑब्लोंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड का संधि स्थल भी न्यूरोसिल से स्टार्ट होता है। यानी ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से प्रारंभ होकर संपूर्ण स्पाइनल कॉर्ड के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में फैला हुआ है, इसलिए सेंट्रल कैनाल के रूप में कहते हैं। एपेंडाइमल एपिथेलियम के क्षेत्र से ये घिरा हुआ है और उसी प्रकार के ऊतकों से बना होता है। अब देखें, इसमें जो है, इस हिस्से में अगर हम बात करें तो जो सफ़ेद वाले क्षेत्र से बने हुए संरचना है, उस संरचना को 1, 2, 3, 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। और इन 4 क्षेत्रों को यहाँ पर फूनिकुलस कहते हैं। तो एक नाम यहाँ पर आप देख रहे हो, फूनिकुलस। सर, ये फूनिकुलस क्या है? तो यह श्वेत द्रव्य का 4 क्षेत्र है। सिंपल, ये श्वेत द्रव्य का 4 क्षेत्र है। कौन कौन सा क्षेत्र है? तो जो ऊपर का क्षेत्र है, ये डॉर्सल और वेंट्रल, और 2 लैटरल क्षेत्र है। तो 2 लैटरल क्षेत्र, दाएं और बाएं के रूप में लेफ्ट एरिया, राइट एरिया कह सकते हो। दूसरा डॉर्सल फॉनिकुलस एरिया, ऊपर का। और तीसरा वेंट्रल, निचला फॉनिकुलस एरिया। तो 1, 2, 3, 4 क्षेत्र है। और 4 क्षेत्र को यहाँ पर संयुक्त रूप से फॉनिकुलस नाम दिया गया है। और ये श्वेत द्रव्य का 4 क्षेत्र है। तो 2 लैटरल क्षेत्र है, डॉर्सल क्षेत्र है और वेंट्रल क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों को फॉनिकुलस के रूप में कहा जाता है। तो ये नाम याद रखिए। फॉनिकुलस का तात्पर्य है 4 क्षेत्र जो श्वेत द्रव्य से बना है। और इसके मध्य क्षेत्र को दूसरा द्रव्य से बना हुआ क्षेत्र कहते हैं। और जितने भी प्रकार के संवेदनाएं, सिनेप्सिस इसमें होंगे, वो इस दूसरा द्रव्य के क्षेत्र में होंगे, ताकि द्रुत गति से वो क्रिया पूर्ण हो सके। और इसके मध्य में जो एक छोटा सा छिद्रनुमा संरचना है, जो संपूर्ण क्षेत्र में स्पाइनल कॉर्ड के मध्य क्षेत्र में फैले हुए हैं। और मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर से लेकर एकदम संपूर्ण क्षेत्र, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई 45 सेंटीमीटर है, उस पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसे न्यूरोसिल या सेंट्रल कैनाल कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों देखो, ये तंत्रिकाओं से बना हुआ संरचना है। और तंत्रिकाओं से बने हुए इस संरचना में जो तंत्रिकात्मक रूप, जो इस दूसरे द्रव्य के कारण
3 अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित हुआ है, तो उसमें से इस दूसरे द्रव्य के कारण ऊपर वाले क्षेत्र को डॉर्सल हॉर्न कहते हैं, बीच वाला इधर से निकला हुआ जो क्षेत्र है उसे लैटरल हॉर्न कहते हैं, और इसके निचले जो क्षेत्र है उसे वेंट्रल हॉर्न कहते हैं। इस प्रकार से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है एक दूसरे द्रव्य के संरचनात्मक कड़ी को भी। जैसे मैंने श्वेत द्रव्य को बांटा 4 में, वैसे दूसरे द्रव्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इधर 3 क्षेत्र है, उधर 3 क्षेत्र है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो भी तंत्रिकाएं निकलती हैं उन तंत्रिकाओं को रूट ऑफ डॉर्सल हॉर्न कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ऊपर वाला इसे डॉर्सल क्षेत्र कहते हैं, यानी ये पूरा क्षेत्र डॉर्सल क्षेत्र, ये भी डॉर्सल है, यानी डॉर्सल मतलब ऊपर का क्षेत्र है, और ये भी डॉर्सल है, ऊपर का क्षेत्र है, और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र वेंट्रल है, ये भी वेंट्रल है, वेंट्रल मतलब निचला क्षेत्र, और ये भी वेंट्रल है, इधर भी, ये सारे वेंट्रल एरिया में है, इधर वाला जो देख रहे हो। तो इस प्रकार से इसे 2 भागों में बांटा गया है, डॉर्सल और वेंट्रल। और डॉर्सल और वेंट्रल क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसमें जो डॉर्सल क्षेत्र में जो तंत्रिकाएं निकलकर पतले पतले फाइबर के रूप में निकलते हुए आपको दिख रहे हैं, इसे रूट ऑफ डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। और इसके निचले क्षेत्र में जो पतले पतले रेशे देख रहे हो उसे रूट ऑफ वेंट्रल हॉर्न कहते हैं, यानी ये निचला तंत्रिकाओं का क्षेत्र जो पतले रेशे के रूप में निकला हुआ है, ये ऊपरी तंत्रिका का क्षेत्र जो पतले तंत्रिकाओं के रूप में कुछ बाहर की तरफ निकले हुए हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ तंत्रिकाएं बाहर की तरफ निकलते हुए दिखते हैं। जैसे मान लो एक गमले में हमने एक पौधे को लगाया है, पौधे के जो मिट्टी वाला एरिया है उसमें तो जड़ है ही, लेकिन पौधा जो है कुछ जड़ों को उस गमले के कमज़ोर होने के या उस गमले के निचले हिस्से जहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है वहाँ से कुछ जड़ों को बाहर की ओर निकाल रहा है। ऐसा ही क्षेत्र तंत्रिकाएं, ये पूरे हिस्से तंत्रिकाओं से बने हुए हैं, इसमें सेंसरी, मोटर, मिक्स, स्यूडोपोलर कई प्रकार के तंत्रिकाएं हैं, और इनमें से कुछ तंत्रिकाएं बाहर की ओर रेशे रूप में निकले हुए हैं। अगर निचले क्षेत्र में निकला हुआ है तो उसे रूट ऑफ वेंट्रल हॉर्न, ऊपरी क्षेत्र में निकला हुआ है रूट ऑफ डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। अब देखो ये जो हिस्सा थोड़ा नीचे से दबा हुआ है वेंट्रल क्षेत्र से, इसे एंटेरियर मीडियन फीसर कहते हैं। फीसर मतलब एक प्रकार का अंदर की तरफ दबा हुआ क्षेत्र या कहीं भी दबा हुआ क्षेत्र, तो एंटेरियर मीडियन फीसर यानी अग्र मध्य क्षेत्र जो दबा हुआ है। और ये जो ऊपर से देख रहे हो थोड़ा दबा हुआ है, ये पोस्टेरियर मीडियन फीसर, क्योंकि ये बीच का क्षेत्र है स्पाइनल कॉर्ड का, तो पोस्टेरियर मीडियन फीसर। ये जो पोस्टेरियर मीडियन फीसर है ये अंदर की तरफ कम धंसा होता है, लेकिन इसमें से एक संरचना जो अंदर की तरफ धंस जाता है, और ये संरचना इनमें श्वेत द्रव्य को राइट और लेफ्ट में डॉर्सल वाले पार्ट को फिर 2 भागों में बांटने में सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। और इससे एक फायदा होता है कि द्रुत गति से कार्य होने पर भी तंत्रिकाएं आपस में उलझते नहीं हैं और उसके केमिकल्स संतुलित रूप में ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे संपूर्ण शरीर में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड के इस हिस्से से हमारे शरीर के तमाम हिस्सों में डॉर्सल क्षेत्र में कुछ तंत्रिकाएं जो है निकल कर जाती हैं, और इधर से भी कुछ तंत्रिकाएं जाती हैं, यानी तंत्रिकाएं दोनों साइड में है, लेकिन तंत्रिकाओं का कार्य फिक्स है। इसमें जो तंत्रिका है ये तंत्रिका क्या करता है, कार्य क्षेत्र जो भी मान लो ये कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से ये कार्य क्षेत्र है, और कार्य क्षेत्र से संवेदना को अंदर की ओर लाती हैं, और अंदर आता है कहाँ पर है, धूसर द्रव्य में, यानी ये कौन सा द्रव्य है, धूसर, यानी संवेदना जो है ये कहाँ पर आ रहा है, तो संवेदना धूसर द्रव्य के क्षेत्र में आ रहा है, धूसर द्रव्य के क्षेत्र में आता है। और ये जो संवेदना ला रहा है, इस संवेदनात्मक रूप में जो कार्य क्षेत्र से सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड तक संवेदना को लाता है उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, संवेदी न्यूरॉन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है, एरो देखो इधर बना हुआ है, तो ये संवेदना को ला रहा है। आपको मैंने टिश्यू टॉपिक पढ़ाने के दौरान बताया था कि हमारी तंत्रिकाओं के रूप में कई प्रकार की तंत्रिका होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, स्यूडोपोलर, एपोलर। उनमें से स्यूडोपोलर आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा कि कोई तंत्रिका
इस प्रकार से एक्सोन वाला भाग ही ऊपर की ओर बढ़कर तंत्रिका में डेंड्रॉन के समान संरचना को प्रतीत करते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक्सोन है और ये साइटोन है। इस प्रकार के तंत्रिकाओं को स्यूडोपोलर न्यूरॉन कहते हैं और ऐसी तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। तो देखो बच्चों, ये जो डॉर्सल वाला क्षेत्र है, ये डॉर्सल क्षेत्र आगे बढ़ते 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 एक एरिया होता है जहाँ पर ये फैल जाते हैं। फैले हुए हिस्से को डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं और डॉर्सल रूट गैंग्लिया के क्षेत्र में स्यूडोपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर स्यूडोपोलर न्यूरॉन की संवेदनात्मक रूप है और यह संवेदना को आंतरिक हिस्से में लाने का काम कर रहा है और कार्य के आधार पर इसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। संरचना के आधार पर ये स्यूडोपोलर न्यूरॉन के रूप में बना हुआ है। यानी डॉर्सल क्षेत्र में यानी ऊपर के क्षेत्र में जो तंत्रिकाएं पाए जाते हैं वो कार्य के आधार पर सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा बने सेंसरी न्यूरॉन के रूप में होते हैं और संरचना के रूप में इसमें स्यूडोपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे, निचले क्षेत्र को वेंट्रल क्षेत्र कहते हैं, निचला। और वेंट्रल क्षेत्र में यहाँ से संवेदनाओं को लेकर के बाहर जा रहा है। जैसे ये संवेदना को ग्रहण कर लिया यहाँ पर और ये बाहर जा रहा है संवेदना को, यानी ये कार्य क्षेत्र तक ला रहा है संवेदना को, कार्य क्षेत्र तक लाने का काम कर रहा है। हाथ होगा, पैर होगा, शरीर के कोई अंग होंगे, उस क्षेत्र तक संवेदना को ले जा रहा है। तो जो ले जा रहा है वो कौन है? तो वो है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कह लो, मोटर फाइबर कह लो, मोटर नर्व फाइबर कह लो। तो ये जो है मोटर न्यूरॉन है। और मोटर न्यूरॉन किससे बना होता है? तो ये बना होता है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन से बना होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन से बना होता है, अर्थात वेंट्रल सरफेस में पाए जाने वाली तंत्रिका संवेदना को दूसरे क्षेत्र से लेकर इसे कार्य क्षेत्र तक पहुंचाने का कार्य करता है और इस कार्य से मोटर नर्व फाइबर या मोटर न्यूरॉन कहते हैं और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन से बना होता है। तो ऊपर वाला डॉर्सल क्षेत्र, डॉर्सल क्षेत्र में कार्य के आधार पर तंत्रिका सेंसरी न्यूरॉन और इसमें बना होता है स्यूडोपोलर न्यूरॉन से। निचला क्षेत्र मोटर न्यूरॉन और इसमें किस प्रकार के न्यूरॉन से बना होता है? मल्टीपोलर न्यूरॉन से बना होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अब जो है कुछ तंत्रिकाएं एक्सोन के क्षेत्र से भी संवेदनात्मक रूप को काफी फास्ट चलाना होता है। तो साइटोन या डेंड्रॉन नहीं, बल्कि एक्सोन के क्षेत्र से संवेदना को ग्रहण करके इस संवेदनात्मक कड़ी को कार्य क्षेत्र तक पहुंचाने का काम कर सकता है। और इस प्रकार की तंत्रिकाएं छोटी छोटी तंत्रिकाओं के सम्मिश्रण इंटर न्यूरॉन से बने होते हैं और इस प्रकार की तंत्रिकाओं को रैमस कम्युनिकेंस कहते हैं। तो ऐसी तंत्रिकाएं जो संवेदना को दूसरे तंत्रिका से लाए गए एक्सोन क्षेत्र से भी आगे की ओर ले जा सकते हैं और बाहर की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, उसे रैमस कम्युनिकेंस कहते हैं। अगर हमारे को रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत पड़े और इन दोनों तंत्रिकाओं के अलावा भी बहुत सारी संवेदना इस क्षेत्र में मौजूद हो तो उस एक्स्ट्रा संवेदना को ये रैमस कम्युनिकेंस आगे की ओर पहुंचाने का कार्य करेगा। इस कारण से यहाँ पर डबल फंक्शन होगा और संवेदनात्मक जो रिएक्शन है वो काफ़ी फास्ट होगा और द्रुत गति से कार्य होगा। और ये जो मोटर है, ये मोटर क्षेत्र हो सकता है कभी जरूरत पड़े और निचले क्षेत्र में, शरीर के निचले हिस्से में, निचले अंगों में बहुत अधिक कार्यात्मक रूप की जरूरत पड़े तो मोटर न्यूरॉन रैमस वेंट्रिकल्स के रूप में काम करेगा, यानी निचले हिस्से में संवेदनात्मक रूप को द्रुत गति से पहुंचाने का कार्य करेगा, क्योंकि वेंट्रल क्षेत्र में एक रहता है और वेंट्रल क्षेत्र से निचले क्षेत्र में संवेदना को पहुंचाना आसान है। तो इस प्रकार से यह एक क्षेत्र होता है। तो संवेदनात्मक संरचना में क्या रिफ्लेक्स एक्शन है, क्या है, वो आप यहीं पर समझ लें। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि किसी भी क्रिया को काफी द्रुत गति से करना, और द्रुत गति से किसके द्वारा होगा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। और उस एक्शन में जो भी कार्य क्षेत्र से संवेदना को सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मेरुरज्जु तक लाएगा उसे सेंसरी न्यूरॉन, और यहाँ से जो कार्य क्षेत्र तक लेकर जाएगा उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर स्यूडोपोलर न्यूरॉन के द्वारा बने होते हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन के द्वारा बने होते हैं। इसमें कुछ एक्सोन वाले क्षेत्र से भी संवेदना ले जाने के लिए, द्रुत गति कार्य को संपादित करने के लिए कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिसे रैमस कम्युनिकेंस कहते हैं। और ये मोटर न्यूरॉन शरीर के निचले हिस्से में अगर कार्यात्मक रूप को स्थिरता या सक्रियता या उद्दीपना प्रदान करे तो इसे रैमस वेंट्रलिस कहते हैं। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया
स्पाइनल कॉर्ड का। तो एक बार समझ लें क्या क्या बताया मैंने। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर के क्षेत्र में श्वेत द्रव्य, अंदर के क्षेत्र में धूसर द्रव्य। धूसर द्रव्य के मध्य में सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसिल नामक संरचना पाए जाते हैं। श्वेत द्रव्य 4 क्षेत्र में विभाजित होता है और इसे फोनिकुलस कहते हैं। 4 क्षेत्रों में से 2 लैटरल क्षेत्र, डॉर्सल क्षेत्र और वेंट्रल क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से जो धूसर द्रव्य होते हैं इसके भी क्षेत्र होते हैं, डॉर्सल हॉर्न, लैटरल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न के रूप में। अब हम बात करें तो ये अंदर की तरफ धंसा होता है जिसे फीसर या संरचनात्मक नलिका रूपी कहते हैं, और ये एंटीरियर क्षेत्र होता है। इस प्रकार से एंटीरियर मीडियन फीसर कहते हैं। बीच का क्षेत्र दबरा इसलिए मीडियन कहते हैं, और ऊपर पोस्टीरियर मीडियन फीसर कहते हैं। यहाँ से जो संवेदना ले जा रहा है वो डॉर्सल क्षेत्र, ला रहा है उसे डॉर्सल क्षेत्र कहते हैं, और ये सेंसरी न्यूरॉन है। और जो संवेदना को ले जा रहा है वो वेंट्रल क्षेत्र है और वो मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन से बना होता है और सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर जो है वो सूडोपोलर न्यूरॉन से बना होता है। इसके अलावा भी अतिरिक्त कार्य संपादित होने के लिए अगर किसी प्रकार के न्यूरॉन सपोर्ट करे और एक्सॉन के क्षेत्र से संवेदना को ग्रहण करके उसे आगे तक पहुंचाए तो वो रेमस कम्युनिकेंस कहलाता है, जो द्रुत गति से कार्य को संपादित कराने में मदद करता है। और मोटर न्यूरॉन शरीर के निचले हिस्से में संवेदनात्मक कड़ी को पहुंचाने के लिए रेमस वेंट्रिलिस के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ संवेदना आपने स्पाइनल कॉर्ड के रूप में देखा। स्टूडेंट्स, अभी आप देखोगे आज के इस लेक्चर में कि फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु के क्या क्या कार्य हैं। ये सिंपल रूप से जो इनके मुख्य कार्य हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट एंड कंडक्ट मेजॉरिटी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी इसके द्वारा सबसे अधिक जो भी प्रतिवर्ती क्रिया है उसका नियंत्रण होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट एंड कंडक्ट, रेगुलेट भी कर सकता है, नियंत्रण भी कर सकता है, किसका? प्रतिवर्ती क्रिया का। तो पहला हो गया कि इसके द्वारा नियंत्रित हो सकता है रिफ्लेक्स एक्शन का, और इसका नियंत्रण के साथ साथ इसके जो क्रियाकलाप होते हैं उसका निर्धारण भी हो सकता है। तो निर्धारण और नियंत्रण दोनों इससे हो सकता है। दूसरा, इट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारा ब्रेन है वो आपको पता है कि ऊपर की तरफ है, और इस ब्रेन से जो भी बैक पार्ट मेडुला ऑब्लिंगेटा से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, तो ये एक प्रकार का सेतु या ब्रिज के जैसा कार्य कर रहा है। एक टाइप ब्रिज किसके किसके बीच में? तो ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब ये ब्रेन है, ब्रेन से इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अंगों में इसकी संवेदना को भेजने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये ब्रिज की तरह काम करता है और हमारे विभिन्न अंग तंत्रों में, अंगों में जो भी संवेदना है उस संवेदना को पहुंचाने का कार्य करेगा। तो ब्रेन और शरीर के विभिन्न अंगों में संवेदनात्मक रूप को पहुंचाने में हो सकता है कि कोई संवेदना इसके द्वारा ब्रेन तक पहुंचे और ब्रेन के द्वारा फिर इस प्रकार से अंगों में जाए। तो इस प्रकार से इट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और थर्ड, इट ऑल्सो प्रोवाइड रिले पाथ फॉर द इम्पल्स कमिंग फ्रॉम ब्रेन। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जैसे रिले पाथ है, तो जो भी संवेदना होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने को रिले कहते हैं। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड द रिले पाथ किसके लिए? इम्पल्स कमिंग फ्रॉम ब्रेन, यानी ब्रेन से जो संवेदना आ रहा है उसे किस साइड रिले करना है। जैसे मान लो ऑप्टिक के लिए आ रहा है क्रेनियल नर्व के थ्रू, अब मैं आपको आगे क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व के बारे में बताऊंगा। तो ये नर्व जो है हो सकता है कि स्पाइनल नर्व के थ्रू ब्रेन, या ब्रेन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड या क्रेनियल नर्व, इन सभी के जो भी अंगों में संवेदना जाना होगा उन अंगों में संवेदना को भेजने का कार्य कर सकता है। और इस प्रकार से ये एक रिले पाथ के रूप में काम करता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि रिले सेंटर होता है, जैसे कहीं पर कोई रेडियो स्टेशन है और वो अपने संवेदनात्मक वेब को रिले करता है और फिर हम उस रिले को अपने रेडियो सेंटर में पकड़ लेते हैं। ऐसे ही यहाँ से विभिन्न प्रकार के संवेदना को इसके सहायता से, स्पाइनल कॉर्ड की सहायता से मस्तिष्क के संवेदनाओं को अलग अलग अंगों में भेजा जाता है। तो ये इसके मुख्य कार्य हैं। अब मैं बात करता हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। जैसे आप जानते हो प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले इंग्लिश की डेफिनेशन देख लो। रिफ्लेक्स एक्शन आर स्पॉन्टेनियस, यानी लगातार होगा, ऑटोमेटिक अपने आप होगा, इनवॉलेंट्री
अनैच्छिक होगा, आपकी इच्छा के आधार पे नहीं होगा। मैकेनिकल यांत्रिक होगा। रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक स्टिमुलेट रेसेप्टर, यानी विशेष प्रकार के संवेदनात्मक संरचना या संवेदनात्मक तंत्रिकीय आवेग के द्वारा जब विशेष प्रकार के स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एंड मैकेनिकल रेस्पॉन्स को यह उत्पन्न कर सके या इसे ग्रहण कर सके तो इसे ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। हिंदी में प्रेरित विशिष्ट अंगों द्वारा उत्पादित स्वतः स्वचालित अनैच्छिक यांत्रिक विशिष्ट अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और प्रतिवर्ती क्रिया जो होगा वो काफ़ी फास्ट होगा। हमारे पास प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत कई क्रम बांटे गए हैं। ब्रेन से संबंधित भी कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं हो सकते हैं, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया का जो मूल केंद्र होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसे सबसे पहले मार्शल हॉल नामक एक वैज्ञानिक ने इसे देखा था। मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने इस घटना को देखा था। वैज्ञानिक ने इस घटना को देखा था। दुनिया को सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में इन्होंने ही बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो इन्होंने मार्शल हॉल नामक साइंटिस्ट ने इसे एक्सप्लेन किया था। इन्होंने बताया था कि हमारे शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। अब कोई संवेदना यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट सेंसरी नर्व के थ्रू आ रहा है, क्योंकि इसे लाने वाला सेंसरी नर्व होता है। और यहाँ से संवेदना यहाँ तक जा रहा है तो इसे मोटर नर्व ले जा रहा है, कार्य क्षेत्र तक इसे मोटर नर्व ले जाता है। अगर डायरेक्ट रूप में इस प्रकार की क्रियाकलाप स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा इन तंत्रिकाओं के संवेदनात्मक क्रम में कार्य करते हैं और इसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता है तो इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। लेकिन बाद में जब रिफ्लेक्स एक्शन का विस्तार बढ़ा, अध्ययन हुआ, तो पता चला कि इसमें कुछ इंटर न्यूरॉन भी होते हैं। इस प्रकार के कुछ और न्यूरॉन, इस प्रकार के कुछ और न्यूरॉन, छोटे छोटे न्यूरॉन होते हैं जो इनके साथ आकर जुड़ जाते हैं या इनके साथ आकर जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ से आया और जुड़ गया, तो इंटर न्यूरॉन भी आते हैं। तो अगर इंटर न्यूरॉन भाग लेते हैं तो उस प्रकार के रिफ्लेक्स का क्या नाम है? या अगर हम कोई कार्य सीख रहे हैं और उसके बाद सीखने के बाद उसमें हम पारंगत हासिल कर लिए, तो सीखते समय तो वो कार्य ब्रेन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, लेकिन जब सीख जाते हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू नियंत्रित हो रहा है। तो इस प्रकार से फिर ब्रेन के द्वारा सोच समझकर भी कुछ क्रियाएं स्वतः और धीमी गति से रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में होता है, ये भी बाद में पता चला। यानी मूल रूप में हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन वो क्रिया है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी कार्य को काफ़ी फास्ट और द्रुत गति से संपन्न कराए। इसमें सेंसरी, मोटर नर्व या इंटर न्यूरॉन भाग लेते हैं और इस प्रकार के संवेदनात्मक क्रिया को सबसे पहले स्टडी करने का श्रेय मार्शल हॉल को जाता है। आज हमारे शरीर में कोई भी क्रिया, जैसे मान लो पिन चुभ रहा है तो मैं अपने हाथ को हटा ले रहा हूँ तुरंत ही। अब मैंने हाथ को हटा लिया, बाद में सोचा यार ये क्या पिन चुभ गया। ये जो पिन चुभा और मैंने हाथ को हटाया, ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित हुआ। इसमें ब्रेन का जो रेस्पॉन्स है वो बाद में आया, वो शुरू में नहीं आया। तो इस प्रकार से जो क्रिया होती है ये रिफ्लेक्स एक्शन का मूल रूप होता है और बाकी सबको और कई प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में नाम दिया गया, जैसे क्रेनियल रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स एटसेट्रा। तो इन सभी प्रकारों को अब हम एक एक करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड। यू नो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बीच में ग्रे मैटर, ये वाला रीजन, और जो भी इम्पल्स आएगा वो ग्रे मैटर में आएगा। और इधर इस साइड में किनारे पे, इस किनारे पे, इस किनारे पे वाइट मैटर है। और ये आप डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में देख चुके हो। नाउ वी एक्सप्लेन, दिस इज द डॉर्सल साइड, यानी ऊपरी भाग है जो इम्पल्स को ला रहा है, और दिस इज द वेंट्रल पार्ट, निचला भाग है जो इम्पल्स को ले जा रहा है। अब यहाँ ध्यान दें, ये फंक्शनल पॉइंट और ऑर्गन है जहाँ से कोई इम्पल्स आ रहा है। ये कोई यहाँ पर फंक्शन हुआ और ये इम्पल्स यहाँ से होता हुआ ये इम्पल्स इसके अंदर एंटर कर रहा है। किस जगह पे? ग्रे मैटर में, स्पाइनल कॉर्ड के, जो इम्पल्स को ला रहा है। और ये किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है।
मैं आपको रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा रहा हूँ तो नो डाउट इसमें कंप्लीटली स्पाइनल कॉर्ड का ही हिस्सा पार्टिसिपेट होगा। तो ये यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आया और इसके अंदर एंटर कर गया, और ये जो हो गया सेंसरी न्यूरॉन इस इम्पल्स को लेकर आया, और यहाँ से यहाँ पर सिनेप्स बना, एक सिनेप्स क्रिएट हुआ यहाँ, और यहाँ पर सिनेप्स बन गया इस जगह पे, युग्मानुबंधन कह सकते हो। सिनेप्स के बाद फिर ये इम्पल्स को यहाँ से लेकर जा रहा है और ये फंक्शन यंत्र लेके चला गया। जो इम्पल्स को ला रहा है वो सेंसरी और ले जा रहा है वो मोटर न्यूरॉन। इस प्रकार से संवेदी न्यूरॉन, और इसे चालक तंत्रिका कहते हैं, चालक न्यूरॉन कहते हैं। देखो इसमें एरो में दिखाया गया है, ये तंत्रिकाओं के संवेदना को ला रहा है और ये तंत्रिकाओं की संवेदना को ले जा रहा है। अब इस पूरा जो कंप्लीट पाथ बन गया, ये जो पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर के, जिसे मैं येलो कलर से दिखाना चाहता हूँ, देखना यहाँ से लेकर के यहाँ, और फिर इसके अंदर वाला पार्ट, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो पूरा एक पाथ बना, इस संपूर्ण पाथ को ही रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस संपूर्ण पाथ का नाम रिफ्लेक्स आर्क है। अब अगर हम बात करें थोड़ा मेडिकल टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जानते हो कोई भी ब्लड हो या कोई भी पार्टिकल हो या कोई इम्पल्स हो, जब कोई लाता है किसी ऑर्गन के पास तो उसे एफरेंट कहते हैं, AFFERENT, एफरेंट न्यूरॉन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये संवेदना को ला रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसलिए इसे एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं। और ये संवेदना को ले जा रहा है, इसलिए इफरेंट न्यूरॉन कह सकते हैं, इफरेंट न्यूरॉन। तो यहाँ पर दो नया टर्म आप यहाँ ऐड कर सकते हो। जो संवेदना को ला रहा है उसका नाम AFFERENT, एफरेंट, अववाही और अभिवाही, इफरेंट न्यूरॉन के रूप में, और ये संवेदना को लेकर यहाँ तक जा रहा है। तो एफरेंट न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन को और इफरेंट न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को कहते हैं। यानी यहाँ कह सकते हो एफरेंट न्यूरॉन से संवेदना, एफरेंट न्यूरॉन से संवेदना कार्य क्षेत्र से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, और इसे ही सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। यही है सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का कार्य के आधार पर किस रूप का हम कह सकते हैं, तो एफरेंट न्यूरॉन के रूप में कह सकते हैं। और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड से संवेदना, स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ से संवेदना कार्य क्षेत्र तक जो ले जाता है वह इफरेंट न्यूरॉन। यहाँ पर आर्ट्रियोल फार्ट्रियोल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन की बात करूँगा। इफरेंट न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन के रूप में है, मोटर न्यूरॉन के रूप में है। एफरेंट न्यूरॉन संवेदना को पहुँचाता है, संवेदना को ले जाता है, लिख देते हैं, यहाँ से ले जा रहा है, तो इसे संवेदना को ले जाता है। और ये जो पूरा पाथ हो गया ले जाना और ले आना, इसे ही रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यही है रिफ्लेक्स आर्क, हिंदी में प्रतिवर्ती चाप। तो आपने देखा कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के संपूर्ण परिपथ, यानी यहाँ पर जो कंप्लीट पाथ हो गया, कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन का ही पाथ है, तो कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन का परिपथ, जो पूरा परिपथ है कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन का, उसे ही रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन के परिपथ को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो आपने देखा कि कोई भी संवेदना जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और फिर यहाँ सिनेप्स बनने के बाद यहाँ आ रहा है, और ये संपूर्ण परिपथ जो बन रहा है न्यूरॉन का, इस परिपथ में न्यूरॉन में सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन संवेदना को ले जा रहा है, इसलिए एफरेंट न्यूरॉन के रूप में। जो संवेदना को ला रहा है वो मोटर न्यूरॉन ला रहा है, इसलिए एफरेंट न्यूरॉन के रूप में ये पार्टिसिपेट करेगा, और संपूर्ण पाथ को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्लियर? अब देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कितने प्रकार के होते हैं? अमूमन जब मार्शल हॉल ने इस दुनिया को बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो हमने इसे पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से स्पाइनल कॉर्ड के दायित्व के रूप में मान लिया। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ
कुछ हमारे ब्रेन के हिस्से भी इस प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। हो सकता है कि वो बाद में स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित हो, लेकिन इस प्रकार के क्रियाकलापों में ब्रेन भी भाग लेता है। इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ साइट, यानी किस प्रकार के क्षेत्र, साइट का मतलब क्षेत्र, इसके आधार पे। तो पहला क्रैनियल रिफ्लेक्स। अगर मैं क्रैनियल रिफ्लेक्स की बात करूं तो क्रैनियल रिफ्लेक्स का जो कंट्रोल होगा वो क्रैनियम से होगा, यानी हमारे ब्रेन के क्रैनियम रीजन से होगा। क्रैनियम रीजन से होता है, और अगर क्रैनियम रीजन से कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होगा तो उसे क्रैनियम के द्वारा होने वाला क्रैनियल रिफ्लेक्स कहलाएगा। उसे क्रैनियल रिफ्लेक्स कहते हैं, क्रैनियल प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में हम कहते हैं। अब देखो, अगर कोई क्रिया स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हो तो उसे स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा अगर कोई नियंत्रित हो तो उसे स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। देखो, नाम से ही आपको पता लग रहा है कितना क्लियर है। क्रैनियम से नियंत्रित होगा, यानी क्रैनियल से नियंत्रित अगर कोई चीज तंत्रिका रूप में हो रहा है तो क्रैनियल रिफ्लेक्स, और स्पाइनल कॉर्ड से नियंत्रित कोई हो रहा है तो उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के रूप में स्पाइनल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स कहेंगे, उसे स्पाइनल रिफ्लेक्स कहेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसका जो एक्शन होगा, इसका एक्शन काफ़ी स्लो होगा। इसका एक्शन स्लो, जैसे दिमाग में कोई संवेदना पहुंचेगा, फिर उसके बारे में हम सोचेंगे, फिर उसके अंतर्गत क्रिया होगा, तो ये स्लो होगा। और ये काफ़ी फास्ट होगा, इसका एक्शन काफ़ी फास्ट। जैसे हमारे हाथ में पिन चुभा और हमने हाथ को हटा लिया, अब ये जो एक्शन है ये स्पाइनल एक्शन है, लेकिन ब्रेन ने सोचा और ब्रेन सोचने के बाद कोई काम करेगा तो स्लो एक्शन होगा। तीसरा, इसमें जो एक्शंस हैं वो तो स्लो है ही, लेकिन ये स्टैटिक होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, और ब्रेन में हो रहा है तो ये मेमोराइज फॉर्म में भी जा सकता है, लेकिन इसके एक्शन कभी मेमोराइज फॉर्म में नहीं जाएंगे। ये क्रिया करेगा और क्रिया के बाद वो समाप्त हो जाएगा। उसकी संवेदना को कंप्लीट होते ही उसके संवेदनात्मक रूप में समाप्त हो जाती है, लेकिन इसकी संवेदना समाप्त होने के बाद भी उसके संवेदनात्मक रूप में मौजूद रह सकते हैं। तीसरी बात करें तो यहाँ पर जो क्रैनियल रिफ्लेक्स है, ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे स्वादिष्ट भोजन देखकर, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना। अब मान लो पानी मतलब लार, यानी लार का श्रवण हो रहा है स्वादिष्ट भोजन को देखकर, तो ये क्रैनियल रिफ्लेक्स है। लेकिन इसका एग्जाम्पल हाथ या शरीर के किसी भी स्थान पर, शरीर के किसी भी स्थान पर पिन चुभने पर संरचना या पिन चुभने पर हाथ के हिस्से के रूप में मान लो या शरीर के हिस्से के रूप में मान लो, वह हिस्सा पिन से दूर हटता है, और जब ये हटेगा बहुत क्विक होगा। इसमें किसी भी तरीके का ब्रेन का नियंत्रण नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है, और स्पाइनल रिफ्लेक्स जो होगा ये स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होगा। इसका नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड करेगा डायरेक्टली, और इसका नियंत्रण ब्रेन करेगा डायरेक्टली। यानी ब्रेन के द्वारा भी कुछ क्रिया नियंत्रित हो सकता है, और ब्रेन के द्वारा भी कुछ प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन के पार्टिसिपेशन हो सकते हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, और इस प्रकार के बहुत सारी क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को या सुनकर भी, जैसे किसी गाने को सुनकर अच्छा फील होना, ये क्रैनियल रिफ्लेक्स की क्रिया है। लेकिन किसी प्रकार की साउंड जो अचानक बहुत तेज आए और आपको चौंका दे तो वो स्पाइनल रिफ्लेक्स है। तो एक साउंड जिसे आप सुन रहे हो आपके ब्रेन में जा रहा है और आपको अच्छा या बुरा फील हो रहा है, वो तो क्रैनियल रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है। लेकिन कोई साउंड बहुत तेज आपके कान से टकराता हुआ आपके स्पाइनल रिफ्लेक्स के रूप में स्पाइनल कॉर्ड के पास चला गया तो आप चौंक जाते हो, तो इस प्रकार की क्रिया में स्पाइनल रिफ्लेक्स के रोल होते हैं। तो ये दो प्रकार का पॉइंट फिर से समझ लें, क्या क्या बताया।
क्रैनियम यानी ब्रेन के द्वारा भी कुछ प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित हो सकते हैं, जिसे क्रैनियल रिफ्लेक्स कहते हैं। इसका एक्शन स्लो होगा, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, इसका एक एग्जाम्पल्स मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्पाइनल रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित होगा। स्पाइनल रिफ्लेक्स में एक्शन बहुत फास्ट होगा, हाथ या किसी हिस्से में पिन चुभने पर उस हिस्से का शरीर से दूर हट जाना, और इसका नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होगा। इसमें ब्रेन के नियंत्रण में वो नहीं है, और ये ब्रेन के नियंत्रण में है, स्पाइनल कॉर्ड के सपोर्ट में ब्रिज के रूप में ये काम कर सकता है। इसके नियंत्रण में तो ब्रिज के रूप में ये काम कर सकता है, इसके नियंत्रण में ब्रेन के हिस्से को कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ये क्विक होगा। तो दोनों को अलग अलग समझ लें, क्रैनियल रिफ्लेक्स और स्पाइनल रिफ्लेक्स, दो प्रकार का स्थान के आधार पे। अब देखो अगला, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पे रिफ्लेक्स को दो प्रकार में बांटा गया है, एक कंडीशन रिफ्लेक्स, एक अनकंडीशन रिफ्लेक्स, पूर्ववर्ती अनुभव। इसे सबसे पहले इवान पैवलोव नामक एक वैज्ञानिक थे, जो वास्तव में दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक। इन्होंने डॉग के ऊपर प्रयोग करके कंडीशनल रिफ्लेक्स को प्रूफ किया था, यानी प्रमाणित किया था। इवान पैवलोव नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक कुत्ता पाला। कुत्ते को उन्होंने क्या किया कि हर रोज भोजन देने के पहले एक घंटी है वो बजाता, टेंग, भोजन देता। ऐसा वो पर डे करता और 1 महीने तक ऐसा किया। कुत्ते को ये पता लग गया कि जब मालिक घंटी बजाएगा उसके बाद ही वो मुझे भोजन देगा। आफ्टर द बेल रिंग उसको फूड मिलता। एक महीने तक ऐसा होने के बाद एक दिन घंटी तो बज गया लेकिन भोजन नहीं दिया। उसके बाद भी कुत्ते के मुंह से लार स्रावित होने लगे और कुत्ते के लार अत्यधिक मात्रा में स्रावित होने लगे, और लार ग्रंथियों के पास से जब वो इकट्ठा किया गया तो प्रचुर मात्रा में लार इकट्ठा पाया गया, क्योंकि उस डॉग को ये बिलीव हो गया कि अब मुझे फूड मिलेगा, क्योंकि पूर्व अनुभव था कि बेल बजने से मुझे फूड मिलता है, लेकिन उस दिन उसको फूड नहीं दिया गया। उसके बाद भी उसमें वो संवेदना पाया गया। तो ये जो है इवान पैवलोव ने प्रूव किया था और इसे कंडीशन माना गया। कंडीशन क्या था? बेल बजना एक कंडीशन है, फिर भोजन देना। तो कंडीशन रिफ्लेक्स को इन्होंने प्रूव किया था, और कंडीशन रिफ्लेक्स जो होते हैं वो शुरू में नॉर्मल रूप में काम करते हैं और बाद में वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। और अनकंडीशनल क्या होते हैं? इसमें बिना किसी कंडीशन के ही हमारे क्रियाकलाप इससे उद्दीपित होते हैं, यानी विदाउट एनी कंडीशन इट वर्क्स, यानी बिना किसी कंडीशन के ही ये कार्य करेगा। जैसे मान लो कि उबासी लेना, छींकना, खांसना एटसेट्रा, ये जो क्रिया होते हैं, इस प्रकार के क्रियाओं में जो भी फॉर्म इसमें होंगे वो अनकंडीशनल होंगे। इसमें बात किया जाए तो इसमें शुरू में जो भी क्रिया होगा उसे कंडीशनल फॉर्म में वो एक्चुअल में उसे देखेगा, सीखेगा, और फिर बाद में वो कंडीशनल इनवॉलेंटरी रूप में काम करेगा। जैसे कोई आदमी तैरना सीखता है तो शुरू में उसे तैरना सीखना होगा, जैसे स्विमिंग, जैसे सिंगिंग, जैसे साइकिलिंग एटसेट्रा। यानी कोई आदमी तैरना सीख रहा है, गाना गाना सीख रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उस समय ये सभी के सभी क्रिया वॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक है, हम अपने दिमाग के आधार पे इन क्रियाओं को कर रहे हैं। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो ये सभी के सभी तैरना
सीखने के बाद बार बार मुझे ऐसा नहीं करना होगा कि इस हाथ को चलाओ, इस हाथ को चलाओ या इस पैर को चलाओ, या गाने के लिए कौन से धुन पकड़ना है, कौन से धुन में उसे गाना है, ये सीखने के बाद ऑटोमेटिक होने लगता है। साइकिलिंग जब मैं शुरू में चलाता हूँ तो मुझे ब्रेक मारने के लिए देखना होता है, ब्रेक को, पैडल के लिए देखना होता है, पैडल को एक्सेट्रा। लेकिन जब सीख जाते हैं तो कितना पैडल मार रहे हैं, कोई आदमी आ गया तो अचानक ब्रेक लग जाता है, फिर दिमाग काम करता है, अरे ये तो ब्रेक हमने मारा, लेकिन उसमें स्पाइनल कॉर्ड काम करने लगता है। यानी जब आप सीख जाते हो, आप इसमें पारंगत हो जाते हो, तो ये सारे क्रिया अब इनवॉलेंट्री हो जाता है, इनवॉलेंट्री, और अपने आप नॉर्मल रूप से ये सारे कार्य संपन्न होने लगते हैं। तो इस प्रकार के क्रिया जो होते हैं इसे कंडीशनल और अनकंडीशनल में बांटा गया है।